नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ जून 2019 सॉल्व क्वेश्चन पेपर का आंसर बचाते हैं। यहाँ पर प्रश्न 6 तक हम पहुँच गए हैं। तो पहले वीडियो में हम 1, 2, 3, 4, 5 तक चले गए, आप उसे देखिए और अपने परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन अच्छा कीजिए एग्ज़ाम के। ऐसे ही तो दिसंबर आने वाला है, तो जल्दी जल्दी जिस दिन जो वीडियो अपलोड होता है उसे आप देखिए और आप पढ़ते अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा कीजिए जिससे वो भी पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न 6 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न 6 है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी विचारधारा का नए ढंग से हिंदी आलोचना में उपयोग किए हैं। इस कथन का सार कीजिए। हाँ, यहाँ पर आप प्रश्न को समझ पा रहे हैं कि जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी विचारधारा का नए ढंग से जो हिंदी आलोचना में किए हैं उसे आप प्रयोग किया है। इस कथन पर आप विचार कीजिए, यहाँ पर कहा गया है। हम प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं, प्रश्न का उत्तर समझते हैं। ओके, तो देखिए, भारतीय स्वाधीनता संग्राम की मुक्ति चेतना से सराबोर डॉक्टर रामविलास शर्मा वृत्ति से अध्यापक थे। यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा वृत्ति से, अपने प्रोफेशन से वो एक अध्यापक थे। अंग्रेजी में MA तथा PhD करने के बाद वह पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में तथा बाद में आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन करते थे। डॉक्टर रामविलास जो थे कॉलेज के प्रोफेसर थे और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते थे। कहाँ पर? बलवंत राजपूत कॉलेज में। अंग्रेजी भाषा और साहित्य पर पूर्ण अधिकार होने के साथ उन्होंने संस्कृत तथा हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का व्यापक और गंभीर अध्ययन किया था। देशभक्ति, सर्वहारा के प्रति सहानुभूति, शोषकों के विरुद्ध आक्रोश, गंभीर चिंता तथा व्यापक अध्ययन उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी है। इन्हीं गुणों के कारण डॉक्टर शर्मा को हिंदी के मार्क्सवादी आलोचना का शिखर पुरुष कहा गया है। उनके अध्ययन, चिंतन, मनन के क्षेत्र का पता उनकी विभिन्न विषयों पर लिखी गई लगभग 50 पुस्तकों से लगता है। उन्होंने 1941 ईस्वी में लिखना आरंभ किया और जीवन के अंतिम क्षण 30 मई से 2000 तक लिखते रहे। उनके इस प्रभुत लेखन से पता चलता है कि उन्होंने साहित्य ही नहीं, समाज, संस्कृति, भाषा, राजनीति, सौंदर्य शास्त्र पर भी विचार किया था और गंभीर अध्ययन तथा तत्वभेदी दृष्टि से इनमें संबद्ध विविध प्रश्नों पर अपने सुनिश्चित विचार प्रकट किए थे। लोक कल्याण, लोक जागरण की चेतना से संपन्न डॉक्टर शर्मा ने उन सब शक्तियों, विचारों, मान्यताओं का खंडन किया जो रीतिवादी, साम्राज्यवादी, संकीर्णतावादी, संप्रदायवादी और शोषणवादी थी। उनके चिंतन में सर्वहारा के प्रति सहानुभूति है और उन्हें वामपंथी, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक कहा जाता है। तो आप समझ गए डॉक्टर रामविलास शर्मा को मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक क्यों कहा गया है। डॉक्टर शर्मा की आलोचना पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने मार्क्सवादी चिंतन और सिद्धांतों का ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया है। मार्क्सवादी विचारधारा का भारतीय समाज संदर्भों को समझते हुए उसका उपयोग किया है। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का अपने नए ढंग से प्रयोग किया है। मार्क्सवादी दृष्टि से आदिकाल से लेकर समकालीन हिंदी साहित्य की परंपरा की पूर्ण व्याख्या की है। भारतीय इतिहास और समाज व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवादी की जांच पड़ताल की है। वह साहित्य में विचारों को महत्व देते हैं, परंतु साथ ही स्वीकार करते हैं कि साहित्य का घनिष्ठ संबंध भावों तथा इंद्रियों बोध से भी है।
साहित्य अपने युग की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब मात्र नहीं होता। डॉक्टर शर्मा ने साहित्य और साहित्यकारों का ही मूल्यांकन नहीं किया, भाषा पर भी विचार व्यक्त किए हैं। उनका मत है कि साहित्य और भाषा दोनों समाज से जुड़े हैं। उनके अनुसार भाषा समाज में होने वाली परिवर्तन अनुरूप अपना कलेवर तेवर बदलती है। वह एक छोर पर रूढ़ियुक्त होती है तथा दूसरे छोर पर रूढ़िमुक्त और परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवार के निर्माण का कारण सामाजिक विकास होता है। शर्मा जी ने हिंदी की बहुत सी जनपदीय भाषा और बोलियों के व्यवहार पर भी ध्यान केंद्रित किया और कहा है कि हिंदी भाषा भाषिक क्षेत्र की ये जन बोलियां हिंदी से स्वतंत्र जातीय की भाषा नहीं है। उसकी प्रशाखाएँ है, वह उर्दू को मुसलमानों की भाषा नहीं मानते, उन्हें हिंदी की ही एक शैली मानते बताते हैं। उन्होंने इस मत की आधुनिक भारतीय भाषाएं अपभ्रंश से विकसित हुई है। मार्क्सवादी समीक्षक होते हुए भी परंपरा के संबंध में उनके विचार टी.एस. इलियट के विचार से मिलते जुलते हैं। वो मानते हैं कि परंपरा एक प्रकार की सजगता है, एक ऐसी सजगता जिसमें हर जातीय स्मृति वास करती है। वह विरासत में सहज नहीं मिलती, उसे अर्जित करना पड़ता है। समझ रहे? मार्क्सवादी समीक्षक होते हुए भी परंपरा के संबंध में उनके विचार टी.एस. इलियट के विचारों से मिलते जुलते हैं। वो मानते हैं कि परंपरा एक प्रकार की सजगता है, एक ऐसी सजगता जिसमें हमारी जातीय स्मृति वास करती है। वो विरासत में सहज नहीं मिलती, उसे अर्जित करना पड़ता है और अर्जन में जाता है। परंपरा में इतिहास तत्व अपने मौलिक रूप में निरंतर सन्निविष्ट होता है। अतीत का वर्तमान से संवाद होने के साथ जातीय जीवन कला दर्शन का पुनरावृत्ति नहीं है, उसका पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। बनाकर ही कवि कलाकार उन्हें यह बताया पर परंपरा के प्रति गैर जिम्मेदारी का आरोप लगाना उचित नहीं है। तुलसी के काव्य का पक्ष लेते हुए उन्होंने उन लोगों से दानसिंह चौहान, रांगे, राघव की कसकर खिंचाई की जिन्होंने तुलसी को ब्राह्मणवादी परंपरा का कवि कहकर उनकी छिच्चालेदर की थी। अपने व्यापक अध्ययन, मौलिक चिंतन तथा गंभीर विवेचन के पारंपरिक परिमाण स्वरूप हिंदी आलोचना को मौलिक विचार बिंदुओं प्रदान किया तथा जिनके कारण डॉक्टर शर्मा को हिंदी आलोचना का शिखर पुरुष कहा जाता है, ये विचार बिंदु है। कुछ विचार बिंदु जानते हैं। पहला, मार्क्सवादी विचारधारा का निष्क्रिय दृष्टि से मूल्यांकन, नए ढंग से उपयोग तथा प्रगतिशील आलोचना को जातीय चरित्र प्रदान करना है। अपनी तटस्थ तथा पैनी दृष्टि से साहित्य का विश्लेषण करके उनके बिंदुओं पर समकालीन विचारों को आलोचकों से अपनी असहमति प्रकट करना। आचार्य शुक्ल विरोधी माहौल से उन्हें शुक्ल जी की प्रशंसा की। कहा है कि एक और शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के माध्यम से सामंतवादी, साम्राज्यवादी, रूढ़िवादी, रीतिवादी परंपरा का विरोध किया था तथा दूसरी ओर पश्चिमी के व्यक्तिवादी का। इस प्रकार उन्होंने शुक्ल जी के विरोधियों से हटकर ली और विरोधियों का तख्ता ही पलट दिया। तीसरा है, भक्ति आंदोलन और भक्तिकालीन काव्य पर उनके विचार आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों से भिन्न है। वह भक्ति आंदोलन को सामंत विरोधी सांस्कृतिक जन आंदोलन बताते हैं। संत काव्य को लोकधर्मी एवं लोक जागरण का काव्य कहते हैं। उनकी दृष्टि से संत काव्य भारतीय जनता के प्रेम, घृणा, आशाओं और वेदना का दर्पण है। वह शुक्ल जी की तरह यह नहीं मानते हैं कि भक्ति काल में जनता की पीड़ा, निराशा का कारण केवल इस्लाम धर्म
मानने वाले मुस्लिम शासक थे, वो देसी सामंतों को भी इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं। आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ने भक्ति काल को मध्यकाल कहा है। डॉक्टर शर्मा भक्ति आंदोलन तथा भक्ति काव्य को, विशेषतः संत काव्य को नवजागरण काल मानते। उनका स्पष्ट मत है कि संत साहित्य भारतीय जीवन की अपनी परिस्थिति से उत्पन्न हुआ था। भक्ति आंदोलन केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं था, वह अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन तथा और उसमें विभिन्न प्रदेशों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। चौथा, डॉक्टर शर्मा ने हिंदी साहित्य में नवजागरण की अवधारणा को पहली बार प्रस्तुत किया। नवजागरण की परंपरा की ऋग्वेद उपनिषद काल की नवजागरण परंपरा से जोड़ा। हिंदी नवजागरण को स्वच्छ नक्शा तैयार किया। वो मानते हैं कि हिंदी में नवजागरण का प्रारंभ 1857 की जन क्रांति हुआ। उसके बाद पहली मंजिल भारतेंदु युग, दूसरी मंजिल द्विवेदी युग, तीसरी मंजिल छायावादी युग निराला और प्रेमचंद, चौथी मंजिल प्रगतिवाद युग और अंतिम मंजिल है समकालीन काव्य। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन दिनकर से लेकर दानाथ अग्रवाल तक उन्होंने भारतीय नवजागरण को एशिया के नवजागरण से जुड़ा बताया है। पांचवा, जहां हिंदी के अनेक आलोचक छायावादी काव्य को पलायनवादी स्वानुभूति का निरूपण करने वाला काव्य, व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति चित्रण की अनेक भंगिमाओं वाला काव्य कहते थे, वहाँ डॉक्टर शर्मा ने प्रसाद, निराला और पंत के युग को सबसे अधिक रचनात्मक और प्रगतिशील युग कहा है। उनकी दृष्टि में छायावाद स्वाधीनता संग्राम की मुक्ति चेतना से प्रभावित काव्य है। छठा है प्रयोगवादी तथा नई कविता के संदर्भ में डॉक्टर शर्मा का मत है कि दोनों काव्य धाराएं प्रगतिशील साहित्य के विरोध में लिखी गई है। व्यक्ति मूल्य का नारा लगाकर उन्होंने जनवादी आंदोलन का विरोध किया। नई कविता के सभी प्रमुख कवि और आलोचक पश्चिम के निराशवादी, पराजयवादी, अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित है और इन्होंने देश के स्वतंत्र आंदोलन से अपने को काटकर जनवादी साहित्य लेखन के बजाय जनता को भरमाने वाला साहित्य लिखा। सातवां, डॉक्टर शर्मा ने भाषा संबंधी समस्या पर भी चिंतन किया और अपनी पुस्तक भाषा और समाज में नए मौलिक विचार पर प्रस्तुत किया। उन्होंने भाषा को समाज के गठन से संबंध माना। समाज में परिवर्तन होने के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन होता है, वह एक और रूढ़ियुक्त होती है। प्राचीन को एकदम नहीं त्यागी तथा दूसरी और रूढ़िमुक्त अर्थात परिवर्तनशील होती है। नए मुहावरे, नए तेवर, नई भंगिमा धारण करते हैं। उपनाम मेले हो जाते हैं। प्रतीकों के जो देवता है वो चुक जाते हैं। उनके अनुसार जातीयता की सबसे बड़ी पहचान उनकी भाषा है। वह हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले को भिन्न भिन्न जाति के मानते हैं। किसी वर्ग की जातीयता की पहचान की कसौटी से उसकी कसौटी है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक काल विभाजन से सहमत न होते हुए उन्होंने शुक्ल जी के आदिकाल काल विभाजन से सहमत न थे। उन्होंने शुक्ल जी के आदिकाल को मध्यकाल कहा, वीरगाथा काल को रीतिवाद का प्रथम उत्थान कहा, भक्ति काल को लोक जागरण काल और रीतिकाल को रीतिवाद का दूसरा उत्थान बताया है। आचार्य शुक्ल की तरह डॉक्टर शर्मा भी कर्म, संघर्ष, साधना आदि को महत्व देते हैं। प्रेम और करुणा के भाव को सर्वश्रेष्ठ मनोभाव मानते हैं। आचार्य शुक्ल की करुणा और निराला की त्रासदी को संस्कृत से महान नाटककार भवभूति से जोड़ते हुए वह कहते हैं कि आलोचना के क्षेत्र में भवभूति के समान धर्म है। आचार्य शुक्ल तथा काव्य के क्षेत्र में समान धर्मी है निराला। उन्होंने संस्कृत साहित्य को मानवतावादी
समांत विरोधी मूल्य दृष्टि को उनके सामाजिक आधार के साथ उजागर किया है। यद्यपि महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा आचार्य शुक्ल की तथा डॉक्टर शर्मा भी कृत्रिमता, नायिका भेद, चमत्कारवाद, आरोपित अलंकारों के प्रयोग के विरोध है, रीतिवाद अभिनय अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर साथ ही उन्होंने रीतिकालीन काव्य कला का नकारात्मक पहलू को भी उजागर किया है। 11 में उसने लिखते हैं, व्याख्यात्मक आलोचना के क्षेत्र में भी उसका योगदान अविस्मरणीय है। अपनी आलोचना के लिए जिन साहित्यकारों को विषय बना है वे थे भारतेंदु, प्रेमचंद, आचार्य शुक्ल तथा निराला। उनकी आलोचना में निर्भयता है, ध्वन्यात्मकता है भी है और साथ ही कवियों की अनुशंसा भी है। रचनाकार की बारीकी से बारीकी अर्थ ध्वनि को पकड़ने की उनकी क्षमता अद्वितीय है। निराला की साहित्य साधना हिंदी आलोचना की महान उपलब्धि है। उसमें निराला की विचारधारा तथा कला का गहन गंभीर विश्लेषण मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। यह निराला के साहित्य का मूल्यांकन एकदम नए साहित्य प्रतिमानों के आधार पर किया है। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों और उनकी रचनाओं का विवेचन मूल्यांकन साहित्य शास्त्र को समाज शास्त्र व अर्थशास्त्र से जोड़कर करना डॉक्टर शर्मा का विशेष उपलब्धि है। 12 है, यद्यपि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से कोई पुस्तक नहीं लिखी, परंतु उनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य के विकास क्रम को भली भांति समझा जा सकता है। वो अपने आप में हिंदी साहित्य का नया इतिहास बन जाता है। वह भविष्य के इतिहास लेखक को प्रचुर सामग्री प्रदान कर सकता है, दिशा दृष्टि दे सकता है। डॉक्टर शर्मा ने शुक्ल जी की विरासत और जनवादी परंपरा का विकास तो किया है, पर मौलिक साहित्य सिद्धांत को सृष्टि उन्होंने नहीं की है। हिंदी आलोचना को उन्होंने मुख्य प्रदेय है। पहला संस्कृत साहित्य से लेकर अधुनातन हिंदी साहित्य का विस्तार के साथ गंभीर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। दूसरा है आर्थिक से अधिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में साहित्य को परखना और दूसरों को अभी उसी से साहित्य का मूल्यांकन करने का परामर्श देते हैं। हिंदी भाषा की विकास परंपरा पर उसका मौलिक चिंतन है। मार्क्सवादी चिंतन का अंधानुकरण न करते हुए उसको यथार्थवादी चिंतन का दृढ़ आधार देना। हिंदी साहित्य शास्त्र को समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा इतिहास से जोड़कर साहित्य से मूल्यांकन की नई कसौटी प्रदान करना। अपनी तटस्थ ध्वंसात्मक आलोचना दृष्टि, प्रस्तुति, आलोचना, कर्म, मौलिक चिंतन, विवेचन, विश्लेषण, मूल्यांकन के कारण डॉक्टर शर्मा को ठीक ही आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी का सबसे समर्थ आलोचक कहा गया है। तो यहाँ पर आपका जो डॉक्टर रामविलास शर्मा के मार्क्सवादी विचारधारा का नया ढंग से हिंदी आलोचना में उपयोग किया है, इस कथन को आप कथन पर विचार कीजिए। बहुत ही लंबा उत्तर है, लेकिन इसमें कुछ इतना कठिन नहीं है। पहले आपको लिखना है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो चिंताधारा है वो किस चिंता में है। फिर आपको उन्होंने कब से किन किन भाषा और किन किन में वो प्रवीण थे। फिर आपको लिखना है जो डॉक्टर शर्मा जो आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो मार्क्सवादी चिंतनधारा है और सिद्धांतों के ज्यों करते हुए स्वीकार नहीं करते हैं। और उसके बाद आपको डॉक्टर शर्मा के जो समाज से जुड़ी मूल्यांकन रूढ़ि मुक्त परिवर्तनशील है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको उनकी कुछ विचार हैं जो मार्क्सवादी विचारधारा का निष्क्रिय दृष्टि से मूल्यांकन करना, ये कुछ विचारधारा है उसे लिखना है। यहाँ पर 10 विचार या 12 विचार हैं, उसे सब लिखना है। तो कुछ कठिन नहीं है, सहज ही है, आप इसे पढ़ के याद रख सकते हैं। तो आप इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।